चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मॉर्निंग का लेक्चर रोटेशनल मोशन टेक्निकल एरर की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन एज पर कमिटमेंट ये जो ऑप्टिक्स का पार्ट है, कल जो हमने डिस्कस किया था उसी के पार्ट से रिलेटेड थोड़ा और डिस्कशन करना है हमें। और तब तक सब लोग मॉड्यूल एंड डीपीपी कंप्लीट करेंगे सो दैट एट इवनिंग वी कैन कंडक्ट डाउट सेशन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ओनली। हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, लेकिन बाकी ऑप्टिक्स के सिलेबस से अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक हमारा रिफ्लेक्शन 100% परफेक्ट नहीं होता है, जब तक हमें 150 160 प्लस मार्क्स नहीं आते टेस्ट में, तब तक हम रिफ्लेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है कमेंट में बोलो, सो यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एक्चुअल कंटेंट। चलो कमन फास्ट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कम ज्यादा? क्लियर क्लियर, ओके ठीक है। सो yesterday we have started discussion about रे ऑप्टिक्स। अब लाइट मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक बातें वो एक लेक्चर में स्टार्ट में करते हैं, उसको रोज रोज रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स डिस्कस करते टाइम हमारा पहले फाइनल हुआ था कि ये टॉपिक जब तक हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली। लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगा, वो अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं करेगा, ये हमने पहले डिसाइड किया था, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या करना है, बेसिकली दो फेनोमेनन पढ़ने थे। एक था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन। एक था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के अबाउट कुछ भी डिस्कशन हमने स्टार्ट नहीं किया था। हमें सिर्फ ये रिफ्लेक्शन जो है उसको पहले से डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्शन को दो पार्ट में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट वन आता है पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, एंड दूसरा आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। पहले रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम प्लेन सरफेस, बाद में रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम कर्व सरफेस। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के लिए हमने एकदम बेसिक मतलब 8 स्टैंडर्ड वाली डायग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी कि ऐसे कोई भी एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, जो लाइट रे इंसिडेंट होता है वो बनेगा इंसिडेंट रे, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, ये बनेगा आर, ये बनेगा अनडिविएटेड रे, एंड ये बनेगा डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंड ये बनेगा थीटा जी यानी कि ग्लांसिंग एंगल। और यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा जी इज इक्वल्स टू 90 माइनस आई, एंड जो डेल्टा आपको दिख रहा है एंगल ऑफ डिविएशन वो बनता है 180 माइनस 2i, ठीक है। तो प्लेन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमने इतनी बातों को इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम आ गए थे प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। तो प्लेन सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेन मिरर। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट केस थी, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये मालूम हुआ था। फिर हमने प्लेन मिरर के अबाउट थोड़ा सा डिस्कशन किया था, और प्लेन मिरर के अबाउट डिस्कस करने से पहले कुछ बातें थी जो हमने क्लियर की थी एज पर मैसेजेस आई एम गेटिंग ऑन ग्रुप और पर्सनल ऑल्सो, कि कुछ पार्ट जो है बातें जो है वो कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूजिंग होगा ही होगा। कल ही हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम क्या है बहुत सिंपल, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि बाकी सिलेबस से कहीं पे भी किसी भी एंगल से जुड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो बात लगे मतलब हम स्टडी करने वाले देखने वाले वो पूरी की पूरी नहीं है। तो न्यू थिंग एक्सेप्ट करने करते टाइम ब्रेन क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे जो वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आने वाले हैं, दैट इज रियल, वर्चुअल, देन इन्वर्टेड, इरेक्ट। और इसमें ये मैग्निफाइड एंड डिमिनिश मतलब क्या होता है ये सबको मालूम है, तो इन दोनों वर्ड में मतलब कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मैग्निफाइड मतलब जहां पे क्या होता है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, मतलब उसको अपन मैग्निफाइड इमेज बोलते हैं। डिमिनिश मतलब जहां पे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से कम होती है उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये चारों वर्ड है ये थोड़े से कंफ्यूज कर रहे थे। तो इनके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो प्लेन मिरर के साथ में मैंने और दो मिरर भी ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। जैसे कि प्लेन मिरर है, अब कंडीशन क्या है, देखो एकदम सिंपल बात है कि प्लेन मिरर के सामने अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि वो मिरर के सामने हमने रखा है। तो यहाँ से कुछ लाइट रे पास होके ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे। इस तरह से लाइट रे हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। लेकिन अगर मुझे इसकी इमेज चाहिए तो मुझे एक्चुअल लाइट रे ऐसे इंटरसेक्ट होते हुए मिले ही नहीं, इसलिए मैंने उनको पीछे मिरर के पीछे ड्रॉ किया है। यानी कि अगर इमेज ये मिरर के पीछे बिहाइंड फॉर्म हो रही है तो वो प्रैक्टिकल कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिरर को कट करके लाइट रे जा नहीं सकते। इसलिए अगर if mirror is forming behind the mirror, sorry, image is forming behind the mirror, then it must be virtual। इस तरह से अगर लाइट रे हम डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल के लिए केस क्या है कि
लाइट रेज appears to be meet, खरोखर भेटणार नाही, बट ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि वो मिल रहे हैं, appears to be meet, appears होंगे, देन इस केस में क्या होगा कि जो इमेज है, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड मिरर। कंपल्सरी जो इमेज है अगर वो वर्चुअल है तो वो क्या करेगी, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे फॉर्म होगी। एंड जब जब ये वर्चुअल होती है वो क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। अब इरेक्ट मतलब कैसे, सेम वे ये प्लेन मिरर के लिए मैं अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था ओ, ये उसकी इमेज थी आई। वही प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसको मैंने ए बी बोला है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए बी यहाँ पे बन रहा है, तो कंडीशन क्या होगी देखो कि ये लाइट रे यहाँ पे आएगा ए वाला, देन एक लाइट रे यहाँ पे आएगा, ऐसे दो लाइट रे हम कंसीडर कर रहे हैं। ये लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा, प्लेन मिरर है मतलब इसको कट करके तो जा नहीं सकता, इसलिए रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे ए डैश पे हमें ऐसे लगेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेट जाएगा मतलब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये ए डैश बी डैश यहाँ पे जो दिख रहा है ये इमेज है, लेकिन ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मिरर के बिहाइंड। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मिरर के बिहाइंड। एज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर इट मस्ट बी अ वर्चुअल इमेज। उसके साथ में देखो ये यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी, जैसी है वैसी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जैसी थी वैसी यहाँ पे फॉर्म होती है। इसलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। बट यहाँ पे और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर, but in case of plane mirror image will get inverted laterally, that is lateral inversion का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्लेन मिरर। अब इससे रिलेटेड एक क्यूरी थी, एक क्वेश्चन था जो मुझे कल पूछा गया था कि कुछ तो दो प्लेन मिरर की एडजस्टमेंट आपको दी थी और बोला था कि कोई मैन है और वो राइट हैंड से क्या कर रहा है, बाल बना रहा है, कॉम मार रहा है हेयर में राइट हैंड से, और दो मिरर है प्लेस किए ईच, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। तो कंडीशन ये थी कि उन्होंने पूछा था कि कितने मिरर इमेजेस में ऐसे दिखेगा कि वो राइट हैंड से कॉम बना रहा है या फिर लेफ्ट हैंड होगा, क्वेश्चन में भूल गया राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूछा था। तो कंडीशन क्या होगी देखो, सबसे पहले आगे जाके जो फॉर्मूला मैं अभी रिवाइज कर रहा हूं, कल हमने पढ़ा था कि अगर दो मिरर के बीच में कोई एंगल दिया है थीटा, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं 360 बाई थीटा करते हैं। अगर ये नंबर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं x-1। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो 90 डिग्री से प्लेस किए थे तो 360 बाई 90 मतलब 4, 4 इवन है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा 3, मतलब वहां पे टोटल 3 इमेज फॉर्म हो रही है। अब तीसरी इमेज, 3 इमेज कैसे फॉर्म होंगी देखो, जैसे कि मैं खड़ा हूं, नीचे एक मिरर है एंड उसको परपेंडिकुलर एक मिरर है, मैंने क्या किया है ऐसे कॉम हाथ में लिया है और मैं बाल बना रहा हूं, ये मेरा राइट हैंड है। लेकिन जब इसकी, ध्यान सुनो, जब इसकी पहली मिरर इमेज फॉर्म होगी, whenever its first mirror image will form, it will form laterally inverted, that means left will become right, right will become left। यानी कि मेरा एक्चुअल में राइट हैंड था, तो पहले मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज में ऐसे दिखेगा कि मैं लेफ्ट हैंड से बॉल बना रहा हूं। समझ में आ गया। अब यही मिरर इमेज दूसरी मिरर में दिखेगी। अब दूसरे मिरर के जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड से बाल बनाए जा रहे हैं, तो ये सेकंड मिरर क्या करेगा, जो इमेज फॉर्म करेगा अगेन उसको लैटरली इन्वर्ट करेगा। मतलब क्या होगा, फिर से राइट हैंड आएगा, फिर से राइट हैंड जब मिरर में जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर से लेफ्ट हैंड। ऐसे 3 इमेज जब शो होंगे तब एक हैंड से वो क्या करेगा, राइट हैंड से बाल बनाएगा एंड लेफ्ट हैंड से वो 2 टाइम क्या करेगा, बाल को सेट करेगा। इस तरह से राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है, सिर्फ लैटरली इन्वर्ट होता है। एंड लैटरल इन्वर्जन जो है वो इस तरह से हम अल्फाबेट्स में भी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक अल्फाबेट है जैसे बी है और ये प्लेन मिरर के सामने रखा है, तो कंडीशन क्या है कि ये जो कर्व मिरर के पास थे ये मिरर के पास ही रहेंगे, मतलब ये लैटरली इन्वर्टेड हो गया। ऐसे उल्टा नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। देखो ये जो y है इसको अगर मैं देखूंगा और यहाँ पे मैं अगर कोई मतलब ऐसी थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ा दूंगा, y है लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो ये y ऐसे उल्टा नहीं फॉर्म होगा।
समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे हो गया तो मैं इसको लैटरल इन्वर्जन बोलूंगा, सॉरी मैं इसको ट्रांसवर्स इन्वर्जन बोलूंगा, जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है रेगुलर केस में। लेकिन यहाँ पे जो है लैटरल इन्वर्जन होगा, इसलिए ये डार्क साइड जो है वो इस साइड में आएगी एंड ये वाई ऐसे बन जाएगा। मतलब मिरर इमेज जो है फॉर्म होती है जब भी प्लेन मिरर में से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगी वो लेफ्ट से राइट बनेगी, राइट की लेफ्ट बनेगी। इतना सिंपल है। सोचो आज के दिन जितना सोचना है उतना सोचो, लेकिन ये इमेज, मिरर इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इनवर्जन वगैरह, ये सारे वर्ड का कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। मैंने कल रात को आपको डिस्कस किया है कि जब तक रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होगा विल नॉट प्रोसीड, क्योंकि ये ऑप्टिक्स में बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार ही होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको जितना टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के इमेज से रिलेटेड डेटा बोर्ड पे मैंने लिखा है, कुछ बातें हम डिस्कस भी कर रहे हैं। क्या क्या लिखा है देखो एक बार, कि हर बार यहाँ पे जो प्लेन मिरर होगी वो इमेज जो फॉर्म करेगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी मतलब वहां पे रेज, लाइट रेज मीट नहीं करेंगे, अपेयर्स टू बी मीट रहेंगे। जो भी इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के बिहाइंड होगी। अगर वो वर्चुअल है तो उसको इरेक्ट होना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे इन्वर्जन होगा, लेकिन कौन सा, लैटरल इन्वर्जन होगा। इसलिए हमने कल देखा था कि टोटल अल्फाबेट्स में से 11 अल्फाबेट्स ऐसे है कि जिनका इन्वर्जन नहीं होता है, उनको छोड़ के बाकी सारे जो भी अल्फाबेट्स है वो क्या बनेंगे, लैटरली इन्वर्टेड बनेंगे। क्या बनेंगे, लैटरली इन्वर्टेड बनेंगे। एंड उससे रिलेटेड हमने आगे भी देखा था, जैसे अभी बोला लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ऐसे अगर कुछ कंफ्यूजन देंगे तो थोड़ा सा सीएस आपको यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस, कि पहले इमेज में क्या हो रहा है, दूसरे इमेज में क्या हो रहा है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल गए, फिर हम इमेजिन करेंगे। हर बार प्लेन मिरर क्या करेगा, राइट का लेफ्ट करेगा, लेफ्ट का राइट करेगा। इसलिए मैंने कल भी बोला था एम्बुलेंस जो है वो एज इट इज नहीं लिखा जाता है, उसकी मिरर इमेज जैसी दिखती है वो ऐसे दिखाया जाता है, सो दैट मिरर कैन फॉर्म इट्स मिरर इमेजेस विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल एम्बुलेंस। इस तरह की वो अरेंजमेंट की जाती है। तो ये प्लेन मिरर का डिस्कशन हमारा चल रहा था, ये बातें हमने देखी थी। रे डायग्राम हमने यहाँ पे इस तरह से बनाई थी। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड हमें ये मालूम हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज होती है। प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट की एंड इमेज की साइज में कभी कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इनमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे h इक्वल्स टू h डैश है, वैसे u इक्वल्स टू v है। इसलिए हर बार जो भी प्लेन मिरर होगी, जब भी इमेज फॉर्म करेगी, तो उस केस में उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन यानी कि यम, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहेगा 1। अब ये +1 -1 जब u v की वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्चुअल जो आएगा वो आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है। अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है, ठीक है। लेकिन बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन 1 होता है फॉर प्लेन मिरर, कोई भी केस आने दो, ठीक है। 1 होता है, वो भी प्लस इसलिए क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल आती है, ठीक है। तो ये बेसिक रे डायग्राम एंड एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में अगर देखेंगे, जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था तब मैंने ये लिख दिया था कि प्लेन मिरर की केस में फोकल लेंथ इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन इन्फिनिटी होती है, एंड इन्फिनिटी अपॉन 2 इज नथिंग बट द इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बातें प्लेन मिरर की एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे लाइट रे मीट नहीं हो रहा है, अपेयर्स टू बी मीट है, इसलिए इमेज वर्चुअल है। जब भी इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन 1 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज सेम है, देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज अगेन सेम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे थे, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया तो एप्लीकेशन एकदम फिक्स रूल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं उसमें, ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है विथ स्पीड u टुवर्ड्स मिरर मूव कर रहा है, तो उसकी जो इमेज है वो भी सेम स्पीड से मूव करेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इसकी वेलोसिटी हम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर बोल रहे हैं तो वो सेम होगी। लेकिन सेम बात अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना फील करेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक कंसेप्ट है, उसमें हमें मालूम है कि अगर दो बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी उनके इंडिविजुअल वेलोसिटी की सब्सट्रैक्शन होती है। जैसे कि दो फ्रेंड्स से बाइक पे जा रहे हैं, बातें करते करते जा रहे हैं, दो अलग बाइक पे बैठे हैं लेकिन फिर भी बातें करते करते जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड, अगर उन्होंने एक दूसरे की स्पीड इक्वल रखी है तो वो 0 बनती है।
तो एक दूसरे को उनको ऐसे लगता है कि विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर वे आर स्टेशनरी, इसलिए वो बातें करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे पॉसिबल है क्या? एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, फिर वो बातें करते करते जा रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की क्या होती है? एडिशन होती है। इसलिए जब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इनकी दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये स्पीड 2u बनेगी। उसके बाद हमने देखा था कि कोई अगर प्लेन सरफेस है, नॉर्मल है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, अगर इसको हम थीटा इतने एंगल से रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा इतने एंगल से ही चेंज होता है, बट उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सेम केस अगर मिरर के प्लेन को थीटा इतने एंगल से चेंज करेंगे, अगर मिरर को थीटा से चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 2 थीटा, डबल ट्वाइस से चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि दो मिरर है, जैसे एक दूसरे को इंक्लाइन करके प्लेस किए और उनके बिटवीन इंक्लिनेशन थीटा है, तो लाइट रे आएगा, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके जाएगा, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में जो टोटल डेविएशन है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन और एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। उसके बाद में अभी की जो केस दिखी थी कि सेम अगर दो मिरर से एक दूसरे को इंक्लाइन करके प्लेस किए, इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, तो इसकी कितनी इमेज फॉर्म होगी? अगर एक मिरर होती तो एक ही इमेज फॉर्म होती, ठीक है, लेकिन दो मिरर है तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर को कैसे रखा है, एक दूसरे को इंक्लाइन कैसे किया है। ठीक है। तो उसके लिए हमने देखा था कि x इक्वल्स टू 360 बाई थीटा होता है, ये फिक्स फॉर्मूला है x का। लेकिन अगर ये x इवन है तो x माइनस 1 ये बनेगी नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन x अगर ऑड है तो वहां पे डिपेंड करेगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो वन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, और वहां से हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट का जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये माइनर चेंजेस कर सकते हैं। राइट हैंड था तो इमेज में कौन सा हैंड होगा, कितनी इमेज में कौन सा हैंड होगा, कितनी इमेज में दूसरा हैंड होगा, इस तरह से मतलब कॉमन सेंस वाले पॉइंट वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह के और कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे घड्याळ में टाइम दिया है, क्लॉक में टाइम दिया है, और उसकी मिरर इमेज में से हमें टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना है? बस उसको 1160 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि बोला है कि टाइम हो गया 2:49, तो उसकी मिरर इमेज कितनी होगी? हमें एक ही काम है, 1160 को 0249 करेंगे तो ये 50, मतलब ये 11, मतलब ये 9:11, इस तरह का टाइम हमें दिखेगा। ठीक है, ये मिरर में चेक कर लो, यू विल ऑब्जर्व दैट। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन दिया है, उसकी हाइट अगर h है, तो उसकी फुल इमेज देखने के लिए वहां पे जो मिरर की साइज है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो वो रिक्वायर्ड होगी h/2। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इतना ही डेटा है। इतने डेटा को मैंने कल बोला था, 2 बार लेक्चर में आपने देख लिया है, उसको लिख लो, लिखने के बाद रीड करो, क्योंकि जितने भी जैसे डीपीपी आपने सॉल्व की होगी या फिर मॉड्यूल में से सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है, 2 पास के 10% 20% नहीं आते, इट्स ओके, कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा ही, एज इट इज रहने के लिए कुछ मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है आपके बाकी सब्जेक्ट की तरह कि जो लिख के दिया है वो ही आएगा, लेकिन ये टॉपिक का एडवांटेज ये है कि 80% वही आएगा जो बोर्ड पे लिख के दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो बातें यहाँ पे लिख के दी है प्लेन रिफ्लेक्शन रिलेटेड, इतनी मतलब एकदम रट्टा मार लो, कुछ भी करो इसको, लेकिन इसको लाइफ टाइम भूलना नहीं है। प्लेन मिरर सबसे पहले इमेज विल बी वर्चुअल, कहां पे फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर। कैसे होगी? इरेक्ट होगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज सेम होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होगी, मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 होगा। ये एकदम बेसिक बात है, इसमें कुछ चेंज करने होगा। ठीक है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर के लिए इंफिनिटी है। देन अगर एंगल रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन थीटा से चेंज करेंगे, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड का उतना ही चेंज होता है, लेकिन मिरर को थीटा से चेंज करेंगे तो डबल से चेंज होता है। अगर मुझे पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की साइज कितनी चाहिए? आधी चाहिए, h/2। नंबर ऑफ इमेजेस पूछा जाता है तो x इक्वल टू 360 बाई थीटा करो, ऑड इवन पे डिपेंड केसेस को अप्लाई करो। अगर दो मिरर इंक्लाइन दिए विथ इंक्लिनेशन थीटा तो टोटल डेविएशन कितना होगा? 360 माइनस 2 थीटा। अगर एक ही प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो एक से डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2 आया होगा। हो गया, इतनी बातें, इनको छोड़ के प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन रिलेटेड कुछ भी पार्ट नहीं है, डेटा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड विद स्फेरिकल कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस की केस तो प्लेन से भी सिंपल है, इतनी सारे एप्लीकेशन तो वहां पे है ही नहीं, फिक्स केसेस है ना। क्या था? कर्व सरफेस का एग्जांपल होता है स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर मतलब क्या है उसको इंट्रोड्यूस किया था। क्या होता है स्फेरिकल मिरर मतलब? स्फेरिकल मिरर मतलब
एक सेक्शन हम कट कर रहे हैं, किससे? ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ द ग्लास से, और उसको कट करके निकाल लिया, मतलब वो बन गया स्फेरिकल मिरर। लेकिन मिरर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इसको अंदर से पॉलिश कर सकते हैं, बाहर से पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे पॉलिश करना पड़ेगा। एंड जो दूसरी मिरर इस तरह से मिलेगी, उसको अंदर के साइड से मुझे पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये अंदर चपटी है, अंदर जा रही है, अंदर बल्गिंग इनवर्ड है, तो उस केस में इस मिरर को बोलना पड़ेगा कॉनकेव एंड इसको बोलना पड़ेगा कॉन्वेक्स। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर आया है तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर आ रहा है तो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव एंड ये बन गई कॉन्वेक्स। तो बेसिकली ये दो स्फेरिकल मिरर आ गए, रिफ्लेक्शन तो चेंज नहीं होगा, वही बातें रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो नेचर है वो चेंज होगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा की ऐड करते हैं। जैसे पहले आता है नोमेनक्लेचर, इस पूरे कर्व सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको पोल बोला जाएगा, यहाँ पे भी पोल होगा। देन जिस पेयर से इसको कट किया था उस पेयर का सेंटर, मतलब इसके कर्वेचर का सेंटर, जिसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देन यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एंड पोल में से, स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एंड पोल में से, इस स्ट्रेट लाइन को बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, दूसरा लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर की केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वही केस अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो लाइट रे आएगा, और यहाँ पे एक रूल होता है, कल मैंने लिख के दिया होगा, फिर से लिख के देता हूं कि इन केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इन केस ऑफ कर्व सरफेस, ये लेंस में भी काम आने वाला है, इन केस ऑफ कर्व सरफेस नॉर्मल मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब भी कर्व सरफेस आपको दिया जाएगा, उस कर्व सरफेस के लिए जब भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना पड़ेगा। ऐसे क्यों? देखो, अगर प्लेन सरफेस दिया है तो उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इजी है, लेकिन कर्व सरफेस दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7-8 का आपका जो भी ज्योमेट्री का प्रिंसिपल था, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो यहाँ पे यूज करते हैं। अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, मतलब वो रेडियस आ रहा है, रेडियस के अलोंग आ रहा है, रेडियस अगर टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, लेकिन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, इसका मतलब उस पॉइंट को रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होकर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे यहाँ पे आएगा। अगर इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां से वो पास नहीं हो रहा है लेकिन अपियर्स टू बी पास, मतलब यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई, तो इसको भी फोकस बोला जाएगा, इसको भी फोकस बोला जाएगा। मतलब लाइट रे जिस पॉइंट पे जमा होते हैं, कॉन्वर्ज होते हैं, या फिर ऐसे लगता है कि वहां से जा रहे हैं, मतलब अपियर्स टू बी डाइवर्ज है, अपियर्स टू बी डाइवर्ज है, एक्चुअल में नहीं है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। अभी सिंपल बात है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल का फोकस का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ, यहाँ पे भी सेम, पोल एंड फोकस का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर्स में बस इतना ही कन्वेंशन है, इतनी बातें मालूम होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल फोकस, 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 देन रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, फिनिश्ड। इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, इस तरह की जो मिरर से वो जब भी इमेज फॉर्म करती है उसके लिए बेसिक कंडीशन ये है कि अगर हम बात कॉनकेव मिरर की कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि कंपलसरी जो इमेज है वो रियल फॉर्म होती है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कंपलसरी जो इमेज है वो रियल फॉर्म होती है, और रियल इमेज है मतलब उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब वो इन्वर्टेड ही होगी। और मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश की जो केस है, दोनों भी यहाँ पे पॉसिबल होती है।
मतलब कॉन्केव मिरर, एक ही मिरर भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि सिर्फ कॉन्केव मिरर में इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है या फिर डिमिनिश भी हो सकती है। कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइड नहीं होती है, सिर्फ डिमिनिश्ड होती है। प्लेन में ना मैग्नीफाइड होती है ना डिमिनिश्ड होती है, जैसी है वैसी होती है। कॉन्केव इसलिए स्पेशल है, यहाँ पे मैग्नीफाइड भी होती है, डिमिनिश्ड भी होती है, सेम साइज भी होती है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड और सेम साइज, तीनों भी पार्ट यहाँ पे पॉसिबल है कॉन्केव मिरर की केस में। यानी इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन 1, मैग्निफिकेशन कैन बी इक्वल्स टू 1। ये सारी पॉसिबिलिटी कहां पे? सिर्फ कॉन्केव मिरर में। लेकिन कॉन्केव मिरर में एक एक्सेप्शन है, फिर से यहाँ पे लिखता हूं कि इफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बिटवीन रखेंगे तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट होगी, इरेक्ट के साथ में वो डिमिनिश्ड भी होगी। ठीक है, क्योंकि वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होने वाली है। ठीक है, कॉन्केव मिरर में ये डेटा आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है एकदम। मतलब पूरा कॉन्केव मिरर में अगर इतनी बातें मालूम है तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड उसके बाद में जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड थे, वो याद ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साइन कन्वेंशंस थे जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल है। प्लस एक्स है तो पॉजिटिव, माइनस एक्स है तो निगेटिव, प्लस वाई है तो पॉजिटिव, माइनस वाई तो निगेटिव, खत्म। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन था, बस यहाँ पे पोल बनेगा। तो कॉन्केव मिरर की केस में क्या हो रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है वो। अभी कॉन्केव मिरर की केस में क्या होने वाला है, देखो कि बेसिकली सारे डिस्टेंस हम लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ निगेटिव, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, देन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव, देन इमेज का डिस्टेंस ये भी निगेटिव। इसका एक ही एक्सेप्शन है, जब इफ ऑब्जेक्ट प्लेस किया है बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब u इज लेस देन f। अब देखो मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, अगर u लेस देन f है मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस है, इन दैट केस क्या होगा, उस केस में v विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये एक्सेप्शन है जो इससे पहले स्टेटमेंट में लिखा था, अब इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर। अब ये सारी बातें हो गई, इसके साथ में जो इमेज फॉर्म होने वाली है उससे रिलेटेड डेटा हमने कल देखा था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक रूल है। जैसे मतलब अभी ये छोटे बच्चे ने लेक्चर किया होता उसको भी मालूम होता कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी टू सी में इमेज एफ टू सी में, ऑब्जेक्ट सी पे इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी टू एफ में इमेज सी टू इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट एफ पे इमेज इंफिनिटी पे, खत्म। वंस अगेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी टू सी इमेज एफ टू सी, ऑब्जेक्ट सी इमेज सी, ऑब्जेक्ट सी टू एफ इमेज सी टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एफ इमेज इंफिनिटी, खत्म बात। जब तक ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड था तब इमेज डिमिनिश थी, जब ऑब्जेक्ट सी के क्लोज आ गया इमेज मैग्नीफाई हो गई। मतलब कि यहां पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है देन इंफिनिटी टू सी पे है, उस केस में ये मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जब ये सी पे है ऑब्जेक्ट, तब उस केस में मैग्निफिकेशन 1 है, जैसे प्लेन मिरर में हुआ करता था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सी टू एफ पे है या फिर एफ है या फिर एफ के भी बियॉन्ड है, कहां तक बियॉन्ड मतलब इधर नहीं इधर पोल तक, तो ये सारी केसेस में मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे उल्टा हो गया था। ठीक है, ये बातें अगर आपने एकदम अच्छे से लिख ली, समझ ली, प्रिपेयर कर ली, तो आपको मैक्सिमम टाइम्स विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स है, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब कंडीशन बहुत कम टाइम आती है। लेकिन ये सारी बातें एकदम क्लियर करो 100%, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल बातें। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मतलब बियॉन्ड था, इमेज छोटी थी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के वो क्लोज आने लगा इमेज बड़ी होने लगी, मैग्नीफाई होने लगी। ठीक है, तो इस तरह की ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, ये यहाँ पे अप्लाई मत करो, ये एक्सेप्शन है, इसको अलग से रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन बाकी सारी केसेस में ये मैग्निफिकेशन इस तरह से चेंज होता है।
ये हो गया ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर। सेम डेटा अगर कॉन्वेक्स के लिए लिखना है तो कॉन्वेक्स के लिए ये सब लिखने की बातें बहुत सिंपल है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज फॉर्म करती है वर्चुअल इमेज। यहाँ पे रियल इमेज का पार्ट ही नहीं होगा, तो कितना भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोलेंगे कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज वर्चुअल मतलब रियल मिलेगी, वो कभी नहीं मिलेगी। ये वर्चुअल है मतलब इसको इरेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, वो जो भी इमेज फॉर्म करेगी कंपलसरी वर्चुअल होगी। वर्चुअल है मतलब इरेक्ट होगी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हर बार जो भी इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश रहेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की रहेगी। एंड जो इमेज है ऑलवेज फॉर्म होगी, इसकी कोई पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकता, ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। देखो कॉनकेव की जादू कैसी है, मिरर के बिहाइंड भी एंड पीछे भी आगे भी, लेकिन कॉन्वेक्स की केस में मिरर इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर विच इज इन बिटवीन पोल टू फोकस। देखो कॉन्वेक्स में फोकस राइट साइड में था, मिरर के बिहाइंड में था, इसलिए पोल टू फोकस बोल रहे हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज जो है वो एग्जैक्ट पोल में होती है। बाकी सारी केसेस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट मतलब पोल एंड फोकस के बिटवीन ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी वहां से, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर की रिलेटेड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, नेचर विचर सब कुछ यहाँ पे एक ही पार्ट में क्लियर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर सारा कुछ मिरर के बिहाइंड ही है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर की केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर दिखेगा ही नहीं, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारी बातें निगेटिव रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, ठीक है, दैट इज कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है अब तक का पार्ट, एकदम 100% अंदर से फील आ रहा है कि एकदम अच्छे से समझ गया, अभी लाइफ में इस बातों में मैं कंफ्यूज नहीं होगा। कमेंट फास्ट कमेंट करो। एक्सलेंट, इस तरह से अगर प्रिपेयर हो गया तो कंफर्म ऑप्टिक्स में एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। एंड सब लोग मतलब ऑप्टिक्स में मार्क्स लेने के लिए एबल नहीं होते, लेकिन अगर आप अगर इस वे से जाएंगे, पूरा प्रॉपर फोकस करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स उसको रीड करेंगे, इमेजिन करके, नहीं अब ये हो गया, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, एकदम रूल है, फिक्स रूल है, वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो अप्लाई करने में बस, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर हमने यहाँ पे स्टडी कर ली थी, कल भी आज भी उसको ही रिवाइज किया हमने, नया पार्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, क्योंकि हमें इवनिंग को डाउट सेशन लेना है, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प होनी चाहिए थी। उसके बाद मैं टेस्ट लेने वाला हूं एंड एकदम रिकॉर्ड ब्रेक मार्क्स आने वाले हम सबको टेस्ट में, ठीक है। इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे नहीं, पूरा जो सेक्शन है रे प्लस वे ऑप्टिक्स दोनों मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफरेंस भी बताओ, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज सेम ही होंगे, लाइट रे वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वो रियल इमेज की कैसी केस कब आएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज कैसी केस आएगी, ठीक है। चलो मतलब कि क्या होता है कि प्लेन मिरर ऐसे अगर रखेंगे, ऐसे 2 मिरर रख दिए एक दूसरे के सामने, तो कंडीशन क्या होती है, जैसे सलून में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की मिरर को अगर प्लेस करेंगे और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो होता क्या है, देखो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है, फिर इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कौन होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये प्लेन मिरर यहाँ पे फॉर्म करेगी, जिसको मैं I1 बोल रहा हूं, या फिर I1 बोलो, इसको I2 बोलो। फिर ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगा, ये मिरर इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट दिखेगा एंड इसकी इमेज इसके बिहाइंड फॉर्म होगी I3, फिर इसके बिहाइंड चलता रहेगा I4। अब कंडीशन क्या है, देखो कि यहाँ पे इस मिरर पे ऑब्जेक्ट से लाइट रे एक्चुअल में आ रहे थे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रियल हुआ, रियल ऑब्जेक्ट हुआ।
लेकिन जब इस मिरर ने ये इमेज फॉर्म की I2, तब इसके सामने ये ऑब्जेक्ट नहीं था, इसको ये जो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये एज ए ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जर्व हो रहा था, मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर आगे हम रिफ्रैक्शन में, लेंसेस में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि लेंस में होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की केस, रिफ्लेक्शन में होती नहीं है। मॉड्यूल में एक दो पॉइंट में दिए है, लेकिन वो बस कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे लेंस में थोड़ा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा मतलब बेसिक डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, अगर क्लियर हो रहा है तो देखो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हम रिफ्लेक्शन में इसको सॉरी रिफ्रैक्शन में, लेंस की केस में इसको और डिटेल में देखने वाले। संस्कृति, हाँ जानवी, उसके ऊपर आने वाले, न्यूमेरिकल भी लेने वाले हम। आर्या, वो सारा डाउट सेशन में आने वाला है बेटा, क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन सॉल्व करो उसको। ठीक है, इसलिए तो अपन डाउट सेशन अलग से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करके ज्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो वर्कशीट में से 1 बाय 1 पूछूंगा उस दिन का तरह, तो वो डिटेल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेन एंड कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन का पार्ट हो गया। अब देखो, इसके बाद हमने डिराइव किया था द मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब ये कैसे आ गया, इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ाने में कुछ मतलब नहीं है, कुछ उसका मतलब खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सेजल है, कोई फ्लैशबैक वाला है जिनको रिक्वायर्ड है कि नहीं ये डिस्क का डेरिवेशन चाहिए, मतलब चाहिए, तो मॉडल में मैंने प्रिंट करके दिया है, वहां से प्रिपेयर करो। नहीं समझ में आया तो फिर मैं इंडिविजुअल अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वेलोसिटी की केस भी आएगी, सब कुछ आएगा बेटा। ठीक है, चलो 1 बाय 1 पहले जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, जो भी आपके इश्यू है डाउट सेशन में क्लियर होंगे, और जो वेलोसिटी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस क्लियर मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, उसको मैं अलग से इंडिविजुअली भी डिस्कस कर रहा हूं, और डाउट सेशन में भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है, देखो ये मिरर इक्वेशन है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसको सॉल्व करते टाइम बस आपको ये बातें दिमाग में रखनी कि अगर मिरर कॉन्केव बोली है, अगर मिरर कॉन्वेक्स बोली है, तो बेसिक डिफरेंस, कॉन्केव मतलब फोकल लेंथ निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव। अगर कॉन्वेक्स बोलिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। इनमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप मिरर इक्वेशन सॉल्व करने में भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जैसे कि आपको क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर में प्लेस किया है, एंड वहां पे जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है 40 सेंटीमीटर पे, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो वहां पे फोकल लेंथ कितनी होगी। चलो डू इट, करो सॉल्व, चलो कम ऑन फास्ट। आकांक्षा, वेलोसिटी की केस है वो एंगुलर में भी सेम होती है क्या? वेलोसिटी की केस एंगुलर में भी सेम होती है, एंगुलर मतलब कर्व बोलना है क्या आपको? वहां पे बस मैकेनिक्स के जो बेसिक रूल है वो अप्लाई करने पड़ते, कैसे वो एग्जांपल सॉल्व करते टाइम समझ में आएगा। चलो इसका आंसर देखो, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो। सबसे पहले कॉनकेव है, इसका मतलब ये निगेटिव ये निगेटिव, जो मालूम नहीं उसका साइन अपन पुट नहीं करते, तो यहाँ पे मिरर का इक्वेशन बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे 1/f अननोन रहेगा, इक्वल्स टू u भी निगेटिव v भी निगेटिव, मतलब -1/20 -1/40। इसको मैं 2/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा -2/40 -1/40। 2 - 1 मतलब ये 3/40, मतलब फोकल लेंथ हो गई -40/3। फोकल लेंथ निगेटिव आ रही, मतलब कॉनकेव मिरर है। सेजल, संस्कृति, आकांक्षा, आकांक्षा पॉजिटिव निगेटिव, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जानवी सॉल्व करो। चलो अब इसी तरह से और एक नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब ये मैग्निफिकेशन मैंने कल भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। देखो मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, सिंपल एक रेशो है। कौन सा रेशो है? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस हाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका बेसिक फॉर्मूला है h डैश बाय h। लेकिन होता क्या है देखो,
मिरर की केस में ये एच डैश एंड एच इनका रेशो v बाई यू के रेशो के साथ मैच करता है, इसलिए एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, एंड ये जो मैग्निफिकेशन है उसको इस तरह से एफ माइनस यू अपॉन एफ, या फिर एफ अपॉन एफ माइनस यू, इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब कि हमें अगर डायरेक्ट फोकल लेंथ के फॉर्म में डेटा दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रेडीमेड इक्वेशन है, ये भूल भी गए आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका यूज करके भी हम जो भी डेटा रिक्वायर्ड है उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर। देखो आपको बोला है कि अगर मिरर की इमेज की साइज जो है, हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, उसके साथ जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड ये इमेज बन गई कॉनकेव। तो उस केस में ऑब्जेक्ट की साइज कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो करो सॉल्व, कमन फास्ट करो, आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, कितने लोग कर पाते देखते एक बार। सेजल ये आंसर है क्या? हाइट 40, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कैसे सॉल्व करना है, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले हमें मालूम है कि यहाँ पे एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, अभी जो मैंने फॉर्मूले बोले थे वो याद भी नहीं है, तब की केस हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कॉनकेव मिरर है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, फोकल लेंथ माइनस ऑफ 1/10 इक्वल्स टू 1/u माइनस ऑफ 1/20, माइनस 1/20 उधर आएंगे तो क्या होगा प्लस 1/20 माइनस 1/10, मतलब 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/u इज इक्वल्स टू क्या बना 1/20 माइनस 2/20, यानी कि माइनस 1/20। उल्टा करेंगे तो u आ गया माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सबको? ये u निकाला मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आने के बाद अगर यहाँ पे मैं पुट करूंगा इमेज डिस्टेंस 20 था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 था, तो ये क्या बना 20/20, दैट इज 20/20, मतलब ये इनका रेशो 1 हो गया। तो h डैश बाय h इक्वल्स टू 1 है, तो h डैश इज इक्वल्स टू h इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू बनेगी 20। बस कंडीशन क्या है, ये माइनस माइनस कैंसिल होके यहाँ पे ये प्लस बनेगा, एंड प्लस इंटू माइनस मतलब अगेन माइनस आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था h वो प्रिंसिपल एक्सिस का, मतलब इमेज अगर पॉजिटिव लिए तो ऑब्जेक्ट नीचे था, मतलब एक पॉजिटिव आना चाहिए एक निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इमेज क्या होती है रियल होती है। बोर्ड पे मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया है वो क्लियर है क्या सबको? आंसर्स आ गए थे, वेरी गुड भाग्यश्री, आकांक्षा। लेकिन जो सॉल्व किया वो समझ में आ गया क्या, स्पेशली संस्कृति? सेजल आपका आंसर रॉन्ग हुई बेटा। चलो चलो कमेंट करो, कमेंट फास्ट। ओके, अब इस मेथड से मैंने सॉल्व किया, मतलब यहां तक तो पहले ही मिरर इक्वेशन ही था, ये फॉर्मूला बस एक स्टेप में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओके वेरी गुड।
लेकिन अगर जो अभी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया था उसको अगर हम यूज करेंगे, क्या था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो यहाँ पे एफ कितना है 10, वी कितना है 20, तो माइनस माइनस प्लस 20, ये माइनस अपॉन ये कितना है 10, ये भी माइनस, तो ये कितना आ रहा है 20 माइनस 10 मतलब 10, 10/10 मतलब 1, तो मैग्निफिकेशन 1 आ गया। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाय h ये भी होता है, तो h इक्वल्स टू बनेगा h डैश यानी कि फिर से 20। मतलब शॉर्टकट यूज किया तो हमारे 2-3 स्टेप बचेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मॉड्यूल में इसको इंट्रोड्यूस करके दिया है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि सर मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस v बाई u, एंड उसको यूज करके सॉल्व करते टाइम ही सब कुछ सिंपल रहने वाला है। लेकिन मॉडिफिकेशन शॉर्टकट्स अगर आपको समझ में आ रहा है, इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो देखो कोई स्टेप ही नहीं लगी हमें, एक स्टेप में यहाँ पे आंसर मिल गया, तो ये फॉर्मूले यूज करके हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आपको बोला है कि एक्चुअल इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर थी और उसको प्लेस किया था 20 सेंटीमीटर पे। अगर वहां पे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी और ये केस है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो उस केस में जो इमेज मिलेगी उसकी हाइट कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है। दोनों मेथड में से जो सिंपल लगता है उसको फॉलो करो, कोई इश्यू नहीं है। आ रहा है कि नहीं? मैं दोनों मेथड से करता हूं, जो आपको सिंपल लगती है आप उसको फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मिरर कॉन्वेक्स दिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। मैं यहाँ पे v कैलकुलेट करूंगा पहले, तो 1/f बनेगा 1/u प्लस 1/v। एफ पॉजिटिव ही तो रखना था, मतलब ये 1/15 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/20 प्लस 1/v, यानी कि 1/v इक्वल्स टू बनेगा 1/15 प्लस 1/20। ये एडिशन कर लो, 20 प्लस 15 यानी 35 डिवाइडेड बाय 300, यानी v इक्वल्स टू आ रहा है 300/35। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल आ गई, ये v मिल गया, लेकिन मुझे v नहीं चाहिए था, मुझे h डैश चाहिए। तो रूल क्या होता है, h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई u था। h डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, h कितना है 5 है, माइनस ऑफ v कितना है 300/35 इंटू 1/u, लेकिन u पहले से निगेटिव है मतलब ये माइनस ऑफ 20 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये बना 15, 15 5 75 डिवाइड बाय 35, यानी कि h डैश की वैल्यू ये बनेगी, कितनी बनेगी 35 का, ये 2.1 2.2 समथिंग, इसके अप्रोक्सीमेट कुछ तो आएगा। दिस विल बी द हाइट ऑफ इमेज। चलो चेक करो, संस्कृति कई पण आंसर ली देगा, 2.1 करेक्ट है आकांक्षा। सेजल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद, हाँ ये पॉजिटिव आ गया, बराबर है, पॉजिटिव आ गया मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। ठीक है, अभी ये मैंने एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व किया है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, एकदम सिंपल स्ट्रेट वे तरीके से आंसर आता है। लेकिन अगर याद है शॉर्टकट तो यूज करो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू वाला। एफ कितना है 15 अपॉन ये 15 माइनस माइनस प्लस 20, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 35/15, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली फिर से 2.1 2 नहीं, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया, इसको h डैश बाय h करो, तो h डैश इक्वल्स टू कितना आएगा 35/15 इंटू 5, तो ये 1 एंड ये 3, तो h डैश कितना आ गया, एक मिनट, ये कॉन्वेक्स मिरर थी,
तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें ये माइनस ही रखना है, ठीक है। तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 15 माइनस 20, ये -5 हो गया। माइनस एफ डिवाइडेड बाय ये कितना है 15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 20, मतलब ये आ गया, नहीं बराबर है ये तो। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, और ये पूरा पार्ट यहाँ पे निगेटिव है, तो कितना आएगा ये -15/35 और इक्वल टू एच डैश बाय एच करेंगे, तो एच डैश इक्वल टू कितना आ रहा है 15/35 इंटू 5, तो 5 ये 7 आ गया 2.1 करेक्ट, ठीक है। तो ये 2.1 यहाँ से भी आता है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। मैग्निफिकेशन कितना, ये 15/35 इक्वल टू लेते हैं अपन एच डैश बाय एच, एच डैश चाहिए था तो ये 15 इंटू 5/35 बनेगा, मतलब फिर से 2.1। तो यहाँ पे एक स्टेप बच रही है, फॉर्मूले से शॉर्टकट से जाएंगे तो, ठीक है। दोनों मेथड से क्लियर है सबको, यस और नो? चलो कमेंट करो, कमेंट फास्ट, क्लियर है क्या? ये मैग्निफिकेशन है सिंपल, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। चलो मतलब देखो, संस्कृति हो रहा है क्लियर बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, लेकिन एक ही फॉर्मूला उसका बेसिक है, शॉर्टकट है याद तो यूज करो। फिर से एक बार वंस अगेन, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है तो उसका एक ही बेसिक फॉर्मूला है कि एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू। बाकी सारा पार्ट यहां से डिराइव होगा, मतलब इसका यूज करके हम आंसर कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और मैंने बोला कि इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया फोकल लेंथ के साथ में, तो एफ माइनस वी अपॉन एफ करो, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया तो एफ अपॉन एफ माइनस यू करो। देखो याद कैसे करते इसको, एफ एफ तो है, लेकिन वी एंड यू जब देंगे तो यहाँ पे वी न्यूमरेटर में था इसलिए वी वाला पार्ट न्यूमरेटर में, यू डिनोमिनेटर में था इसलिए यू वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, खत्म बात, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ के इनका यूज करके आंसर्स कैलकुलेट करेंगे कि आपको फोकल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है 5 सेंटीमीटर, ये किसकी केस है, ये केस हो गई कॉन्केव मिरर की। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो अब जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, आंसर आनी चाहिए, कम ऑन फास्ट। ये फॉर्मूले से करना है, आप दिया क्या, यू दिया तो यू पुट करेंगे, कॉन्केव मतलब सारे निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा -10 अपॉन -10 माइनस माइनस प्लस +5, तो ये बना -10 अपॉन -10 +5 मतलब -5, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया -10/-5 मतलब 2, ठीक है। एंड एक बार मैग्निफिकेशन आ गया फिर वो क्या करेंगे, एक तो एच देंगे नहीं तो एच डैश देंगे, इनमें से कोई भी पार्ट अगर दिया है तो अननोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम डेटा ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में वो इस तरह का डेटा देंगे कि अगर मैग्निफिकेशन 2 है, यू 5 है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी। चलो सॉलिड करो सॉल्व, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से जाएंगे थोड़ा इजी है। क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, यम दिया है आपको कितना है 2 है, फोकल लेंथ कितनी है मालूम नहीं है, यप कितना है मालूम नहीं है, -5। अब सिंप्लीफाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f-10 इज इक्वल्स टू एफ, यानी कि यफ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो यहाँ पे बाकी पार्ट चेंज होगा, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया था, ठीक है ना। तो ये कॉन्केव की केस नहीं, ये कॉन्वेक्स की केस ले लो। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, एक सॉल्व किया था अभी फिर से सॉल्व करो, चलो। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, वहां पे मैग्निफिकेशन 2 है, यू दिया है, फाइंड एफ। चलो चलो क्वेश्चन बदल गया, नेक्स्ट। हाँ माइनस माइनस प्लस,
इधर 2 थे ना, चलो डाउट है तो मैं फिर सॉल्व कर देता हूं। अब कॉन्वेक्स का करो पहले। फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैग्निफिकेशन 2 है, एफ कितना है मालूम नहीं है, एफ अपॉन कॉन्वेक्स मिरर की केस में यू क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस मतलब +5। तो ये आ गया 2f + 10 इज इक्वल्स टू एफ। तो ये आ गया f इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, एंड ये कॉनकेव मिरर की केस में भी यही होता है, ये माइनस माइनस प्लस ही होता है, मतलब वहां पे भी फोकल लेंथ -10 ही आती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैग्निफिकेशन दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा। एंड ये था रिलेटेड टू डिस्कशन रिलेटेड टू टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एंड इसकी केस यूजुअली आती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट इसको परपेंडिकुलर रखा जाता है एंड ये उसकी इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, तो इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला जाता है। इसको छोड़ के और एक मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब ये जो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से पैरेलल रखा जाता है और ये ऑब्जेक्ट की फिर जो इमेज है वो इस तरह से फॉर्म होती है। ये दो टाइप के मैग्निफिकेशंस होते हैं। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज, यानी कि यहाँ पे रेशियो लेते हैं एच डैश बाय एच इक्वल्स टू ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि -v/u। इसको अपन मैग्निफिकेशन बोलते हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स। लेकिन वही अगर आपको लॉन्जिट्यूडनल दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हमें v2 - v1 अपॉन u2 - u1 करना पड़ता है। अभी v2 v1 u2 u1 कहां से आ गए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा u2 ये डिस्टेंस, ये बनेगा u1 डिस्टेंस, ये बनेगा v2 एंड ये बनेगा v1। तो उस केस में बस इतना चेंज होता है v2 - v1 अपॉन u2 - u1। एंड इसको सिंप्लीफाई करके ये ट्रांसवर्स की केस में जो मैग्निफिकेशन है जो हमें यहां पे मिलता है एफ एम इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, या फिर m इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। यहाँ पे बस उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल में आ गया मतलब डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफिकेशन होगा, इसलिए ये आता है एफ अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर, या फिर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दिया है तो एफ माइनस वी अपॉन एफ का स्क्वायर। लेकिन इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, इसके ऊपर ही फोकस करेंगे तो मैग्निफिकेशन के पार्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ बराबर है आकांक्षा, करेक्ट है। चलो हो गया क्लियर सबको मैग्निफिकेशन का पार्ट, यस और नो? मैग्निफिकेशन में ऐसे डरने का नहीं, उसमें एक ही बेसिक फॉर्मूला है, उसको ही अप्लाई करके हम सारा पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ आपको रेडीमेड थोड़े से डीपीपी में क्वेश्चंस दिए हैं जो यहाँ पे मतलब मॉड्यूल में नहीं है, यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डिराइव करते मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है जहाँ पे कोई रेडीमेड थ्योरेटिकल रिलेशन मिल रहा है तो उसको नोट्स में कॉपी करना है। ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको एक दो क्वेश्चन में ऐसे भी दिया है स्टार्ट में कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ image is 1/n of object, then distance of object will be, या फिर कॉन्केव मिरर की केस में if image is n times of object, then distance of object will be। इनको सॉल्व करने के लिए अभी जो पार्ट जो मेथड मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन की है वो यूज करके भी आंसर आएगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन ये डीपीपी में इसके क्वेश्चंस के डायरेक्ट रेडीमेड आंसर बना के आपको शॉर्टकट फॉर्मूले दिए है, तो अगर वो याद आ गए तो बहुत अच्छी बात है। n - 1 इंटू एफ, इतने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं
एंड यहाँ पे n+1 अपॉन n इंटू एफ, ये आपका ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे प्लेस किया जाएगा, खत्म। लेकिन इनको रिमेंबर ही करो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा टाइम बचेगा, लेकिन नहीं भी है तो हमने जो मेथड पहले डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग भी हमारे आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के, मैग्निफिकेशन के, या फिर पूरे पार्ट के रिलेटेड जितना भी पार्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे हो गया। मॉडल में कुछ और एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि ग्राफ्स दिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिए, मिरर कटिंग की प्रोसेस दी है, वो इतनी ज्यादा इसेंशियल नहीं है, इसलिए उसके थ्योरी के ऊपर मतलब फोकस मत करो। लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपका जो कंसेप्चुअल का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बस एक बार देख लो ग्राफ में कौन कैसा कहाँ पे लिया है, क्या लिया है, कुछ अलग नहीं है वहां पे, वो ग्राफ लर्न भी नहीं करने हैं, ठीक है। बस मालूम होने चाहिए कि उनका नेचर कैसा है, पैराबोलिक क्यों है, हाइपरबोलिक क्यों है, कौन पॉजिटिव आता है, कौन क्यों निगेटिव आता है, वो बस एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, इसलिए मॉडल में दिया है, तो उसको रीड करके खत्म करो, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन का पार्ट इन डिटेल इन ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया है। कल रात का टाइम था आपके पास, आज दिन भर का भी अगेन टाइम है। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आपको लगे थे फर्स्ट टाइम सॉल्व करते टाइम वो डिफिकल्ट थे, उनको और एक बार सॉल्व करो। डीपीपी 2 महीने सेंड किए, दोनों डीपीपी वंस अगेन आज फिर से सॉल्व करो। आज रात को एज पर शेड्यूल हम उसका डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे, एंड आफ्टर डाउट सेशन टेस्ट विल बी देयर, सो गो फॉर टेस्ट। और टेस्ट के पहले फिर सिर्फ जितने डाउट्स है वो क्लियर होने वाले आपके, लेकिन प्रिपेयर करते टाइम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, कम ऑन फर्स्ट, क्लियर है सबको। सो अभी रिफ्लेक्शन में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है रिफ्लेक्शन में, फेनोमेनल